यस तो लास्ट क्लास में अपन ऑप्टिक्स स्टार्ट की थी और मैंने बताया था कुछ बेसिक अपन पढ़ रहे थे उसमें, ठीक है। स्टार्टिंग अपन ने कहाँ से की थी? सबसे पहले अपन ने ये देखा था ऑप्टिक्स के अंदर कि जो लाइट होती है वो दो तरह से बिहेव करती है, ठीक है ना। कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जिनमें पार्टिकल नेचर शो करती है, कुछ फिनोमेना ऐसे होते हैं जिनमें वेव नेचर शो करती है। वो अपन ने देखा भी था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, इसमें तो पार्टिकल नेचर शो करते हैं, ठीक है। जबकि अपन ने देखा था डिफ्रैक्शन है, इंटरफेरेंस है, पोलराइजेशन है, इसमें अपन एज ए वेव नेचर शो करते हैं, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन आगे बढ़े तो अपन ने ये देखा कि जो वेव का कंपोजिशन होता है, लाइट का जो कंपोजिशन होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसका मतलब अपन ये बोल सकते हैं कि लाइट जो होती है वो एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बिहेव करती है, क्या उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट भी है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट भी उसमें होता है। ये बात अपन ने देख ली थी। उसके बाद में अपन ने जनरल इक्वेशन लिखी थी, उनको सॉल्व करके देखा था कि ई और बी की इक्वेशन को अपन किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अपन ने जो बात की थी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये की थी कि अपन ने इंटेंसिटी के बारे में बात की थी, ठीक है। इंटेंसिटी में अपन ने क्या देखा था कि अगर अपन पार्टिकल नेचर की बात करते हैं तब तो अपन ने देखा था कि इंटेंसिटी जो होती है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है? नंबर ऑफ फोटॉन्स, ठीक है, यानी n के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जितना नंबर ऑफ फोटॉन जितनी ज़्यादा होंगे इंटेंसिटी लाइट की उतनी ही ज़्यादा होगी। इसी तरह से अपन ने जब वेव नेचर की बात की थी तो उसमें अपन ने ये देखा था कि जो एम्पलीट्यूड होता है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये है कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा वेव का उसकी इंटेंसिटी क्या होगी? उतनी ही ज़्यादा होगी। ये बात अपन ने देख ली थी। उसके बाद अपन आगे बढ़े थे तो अपन ने कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, ठीक है। 2-3 न्यूमेरिकल मैंने आप लोगों को बताए थे, जिसमें मैंने ये कहा था कि कब तो जो है सुपरपोज होने के बाद में जो दो वेव हैं वो इंटरफेरेंस का फिनोमेना शो करती है, और ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, केवल सुपरपोज होके नेट इंटेंसिटी अपन को मिलेगी उसमें। तो मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात वो बताई थी यहाँ पे कि जैसे E1 और E2 दो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं, ठीक है, और उन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की
वो अगर एक दूसरे के कैसी है, परपेंडिकुलर है, यानी एक में आई कैप आ रहा है और दूसरी जो वेव है इक्वेशन है उसमें जे कैप आ रहा है, तब तो डायरेक्टली अपन क्या करेंगे, दोनों जो वेव है उनके जो इंटेंसिटी है उनको ऐड कर देंगे, पहली वेव की इंटेंसिटी और दूसरी वेव की इंटेंसिटी सिंपली ऐड कर देंगे उनको। लेकिन दूसरी बात मैंने ये बताई थी कि अगर दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनके जो डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन है वो अगर सेम डायरेक्शन हो, जैसे दोनों में आई कैप मैंने एग्जांपल दिया था, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपके पास इंटरफेरेंस का फिनोमिना अकर होगा। ठीक है, और इंटरफेरेंस में क्या होता है कि किसी पोजीशन पे तो इंटेंसिटी मैक्सिमम भी हो सकती है और कोई पोजीशन ऐसी होती है जहाँ मिनिमम मिलेगा, मतलब कि इंटेंसिटी मिनिमम भी हो सकती है। तो जैसे अपन ने एग्जांपल सोल्व किया था तो वहाँ दोनों वेव जब मिली थी तो इंटरफेरेंस का फिनोमिना हुआ था और इंटेंसिटी अपन को नेट इंटेंसिटी कितनी मिली थी, 0 मिल गई थी वहाँ पे। ठीक है, एम्पलीट्यूड 0 आया था, इसका मतलब इंटेंसिटी क्या आएगी उसकी, 0 आएगी। यहाँ तक अपन ने बात देख ली थी। उसके बाद अपन जब आगे बढ़े तो अपन ने ये देखा कि फेज क्या होता है, किसी भी वेव इक्वेशन का फेज क्या होता है। तो मैंने बताया था कि जो आर्गुमेंट होता है, साइन और कोसाइन टर्म का जो आर्गुमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि फाई की वैल्यू के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, ये फेज मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसमें मैंने आपको एक बात ये बताई कि जब इनिशियल पोजीशन की अपन बात करते हैं, इनिशियल का मतलब x इक्वल टू 0 और t इक्वल टू 0, यानी इनिशियल कंडीशन के अंदर जो फेज होता है उसको अपन फेज ना बोल के क्या बोल देते हैं, फेज कांस्टेंट बोल देते हैं, डेल्टा। ठीक है, तो मैंने आपको 2 एग्जांपल लेके भी बताए थे कि कोई ऑब्जर्वर A है और कोई दूसरा ऑब्जर्वर B है। ठीक है, उसके लिए क्या कंडीशन होगी फेज कांस्टेंट की, उसके लिए क्या वैल्यू होगी फेज कांस्टेंट की, और जो कोई ऑब्जर्वर B है उसके लिए फेज कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, वो दोनों अलग अलग थी। ठीक है, तो मैं अगर आपसे पूछूं, सपोज मैंने आपको ये 2 वेव की जो डायग्राम है वो मैंने बना दी है। सबसे पहले मैंने बोला कि कोई वेव जो है वो इस तरह से प्रोपगेट हो रही है जेड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, और एक वेव अपने पास इस तरह से है, उसका जो प्रोपगेशन है वो कुछ इस तरह से है जेड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं कि दोनों जो वेव हैं उनके लिए अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन आपको लिखनी है, ई की इक्वेशन, तो सेम आएगी या दोनों के लिए अलग अलग आएगी, अलग अलग आएगी। कैसे आएगी देखो, अलग अलग। यहाँ पे अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन लिखूंगा ना इस पहले वाले डायग्राम के लिए, तो क्या लिखूंगा, ई इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, प्लस में डेल आता है। लेकिन बताओ ये वाली कंडीशन के लिए डेल की वैल्यू कितनी होगी, इस वाली कंडीशन के लिए डेल की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। क्यों, क्योंकि इसकी इनिशियल पोजीशन यहाँ से है, यहाँ से इसने मेजर करना स्टार्ट किया है वेव को, और इस पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0 है। इस पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है तो मैंने आपको कंडीशन लिखवाई थी कल, उस कंडीशन में डेल की वैल्यू कितनी आती है बताओ, 0 आती है ना। अगर यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने की वजह से जो फेज कांस्टेंट डेल्टा है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0। तो बताओ उसकी इक्वेशन यही होगी ना फिर, E इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी। सिमिलरली देखो, ये जो दूसरा ऑब्जर्वर B था, दूसरा ऑब्जर्वर B था, इसने वेव को यहाँ से देखना या यहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया। ठीक है, तो बताओ इसके लिए जो इनिशियल टाइम था t इक्वल टू 0 और इनिशियल पोजीशन यानी x इक्वल टू 0, उस पर इसके लिए बताओ डेल्टा की वैल्यू कितनी है, π/2 है। यहाँ मैक्सिमम वैल्यू आ रही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जब मैक्सिमम होती है तो उस स्थिति में मैंने बताया था डेल्टा की वैल्यू कितनी होती है, π/2 होती है। यानी इस वाली कंडीशन के लिए जो डेल्टा की वैल्यू है वो कितनी है बताओ, π/2। तो इसके लिए जब मैं इक्वेशन लिखूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की तो क्या लिखूंगा, E इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी, प्लस में क्या लिखूंगा, π/2। तो बताओ बात समझ में आई या नहीं आई। यानी अलग अलग वेव का बिहेवियर है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन अलग अलग हुई। क्यों, क्योंकि इसके लिए डेल की वैल्यू 0 है और यहाँ इस ऑब्जर्वर ने जो है वेव को यहाँ से मेजर करना स्टार्ट किया, इस वजह से इसके लिए डेल की वैल्यू कितनी आएगी, π/2 आएगी। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लो। उसके बाद में फिर न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे अपन। ठीक है, अब देखो अपन फेज से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं पॉसिबल, जो भी प्रीवियस ईयर के अंदर पूछे गए हैं गेट और IIT JEM के एग्जाम के अंदर, वो डिस्कस करेंगे, उससे वो पिक्चर और क्लियर हो जाएगी आपकी। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो इक्वेशन आपको दे रखी है E1 इक्वल टू
E1 इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वाई कैप, के एक्स माइनस ओमेगा टी वाई कैप। और दूसरा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है E2 इक्वल टू ई नॉट, E2 इक्वल टू ई नॉट साइन के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री, प्लस 60 डिग्री वाई। ये दे रखा है आपको क्वेश्चन में, ठीक है। और इसने पूछा है कि फेज डिफरेंस निकालो दोनों के बीच में। दोनों जो इलेक्ट्रिक फील्ड की क्वेश्चन दे रखी है उनके बीच में क्या निकालना है आपको, फेज डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए फेज क्या होता है। मैंने आपको बता दिया फेज क्या होता है। साइन और कॉस टर्म जो होती है उनका जो आर्ग्यूमेंट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, फेज बोलते हैं। तो बताओ इसका फेज क्या है, पहली इक्वेशन का फेज कितना है, के एक्स माइनस ओमेगा टी इसका फेज है, ठीक है। इसी तरह से बताओ ये जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है उसका फेज कितना है, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री। अब दोनों का क्या करना है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो सिंपली फेज डिफरेंस कैसे निकाल देंगे, डेल्टा फाई के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस 60 डिग्री माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी, सॉरी के एक्स है, तो ये एक्स है ना, तो इसको भी एक काम करो जेड लिख लो, ठीक है। इसको जेड कर लो यहाँ, के जेड माइनस ओमेगा टी, ठीक है। तो के जेड हो गया दोनों में, तो देखो अपने पास के जेड कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा, यानी फेज डिफरेंस कितना आएगा अपने पास, 60 डिग्री का फेज डिफरेंस आएगा। तो सिंपली कुछ भी नहीं करना, दोनों के जो फेज है उनको क्या करना है, माइनस करना है, उनका डिफरेंस करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है, ध्यान रखना, अभी तो यहाँ पे देखो एक ही मैनर के हैं दोनों, के जेड माइनस ओमेगा टी है और वहाँ भी क्या लिखा हुआ है, के जेड माइनस ओमेगा टी। कभी कभी क्या करेगा आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर यहाँ के जेड माइनस ओमेगा टी दे देगा और दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या दे देगा, ओमेगा टी माइनस के जेड। तो आपको क्या करना है, दोनों की जो, जैसे सपोज यहाँ के जेड माइनस ओमेगा टी दिया है, वहाँ ओमेगा टी माइनस के जेड दिया है, तो दोनों को या तो ओमेगा टी माइनस के जेड लिखो, उसकी फॉर्म में बनाओ, या दोनों को किस फॉर्म में बनाओगे, के जेड माइनस ओमेगा टी, दोनों सेम फॉर्म में होने चाहिए, तभी उनका डिफरेंस करना है। फिर बात समझ में आ गई। जैसे देखो दूसरा एग्जाम्पल है, एक साथ लिख लेना, एक बार मैं बता देता हूँ। सपोज आपको दूसरा एग्जाम्पल ये दे रखा है, E1 इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वाई कैप, और सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड जो दे रखा है आपको वो है ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी, ई नॉट कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी वाई कैप। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दे रखे हैं, ठीक है। और दोनों में आपको क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है। तो बता सकते हो कितना आएगा फेज डिफरेंस। सबसे पहला काम तो क्या करना है, ये के एक्स माइनस ओमेगा टी तो सेम मैनर में है दोनों में, लेकिन यहाँ किसकी टर्म दे रखी है, साइन की, और वहाँ कोसाइन का टर्म है, इसलिए उसको भी किस मैनर में लिखना पड़ेगा, पहले साइन में, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे दोनों का फेज डिफरेंस निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो क्या लिखेंगे, E1 इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वाई कैप। इसको चेंज करके क्या लिख सकते हैं बताओ, ई नॉट साइन, क्या लिख सकते हैं बताओ, के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं इसको, क्योंकि इसको सॉल्व करोगे तो कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी आ जाएगा। अब देखो सेम मैनर में है बिल्कुल दोनों, अब आसानी से फेज डिफरेंस निकाल सकते हो, कितना आएगा, पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस आएगा। तो डेल्टा फाई कितना आएगा आपके पास, पाई बाई 2, ठीक है। लिख लो दोनों एग्जाम्पल। हो गया।
नेक्स्ट देखो, थर्ड एग्जांपल देखो, आपको इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E1 इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी वाई कैप, और सेकेंड इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है E2 इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और वाई कैप। ये दो इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखे हैं और इसमें भी यही पूछा है कि दोनों के बीच में कितना फेज डिफरेंस होगा। ठीक है, अब की बार क्या है, देखो दोनों में साइन की टर्म में यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, लेकिन जो आर्ग्यूमेंट दे रखा है ना दोनों का, वो के एक्स माइनस ओमेगा टी है और उधर आर्ग्यूमेंट कितना है, ओमेगा टी माइनस के एक्स है। तो उस वाले आर्ग्यूमेंट को भी हमें चेंज करना पड़ेगा, किस में, के एक्स माइनस ओमेगा टी की फॉर्म में ही। ठीक है, तो कैसे कर सकते हैं, देखो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ E2 इक्वल टू ई नॉट साइन, इसको अगर मैं ऐसा लिख लूँ पाई माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स वाई कैप। देखो साइन पाई माइनस ओमेगा टी माइनस के एक्स, तो इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ही आएगी, क्योंकि इसको सोल्व कर सकते हो ना आप, साइन पाई माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा बना देता है फिर से। ठीक है, इस वजह से इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ मैं। फिर आगे सॉल्व करता हूँ अगर, तो क्या आएगा, देखो E2 इक्वल टू ई नॉट साइन, यहाँ से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसा लिख सकता हूँ, इसको माइनस साइन को अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ तो के एक्स माइनस ओमेगा टी, माइनस साइन को मल्टीप्लाई किया तो प्लस का के एक्स आएगा, माइनस का ओमेगा टी आएगा, और प्लस में क्या आएगा बताओ आपके पास, पाई आ जाएगा। ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो दोनों का सेम मैनर हो गया ना, साइन आ रहा है उसके बाद में के एक्स माइनस ओमेगा टी आ रहा है, तो अब आसानी से फेज डिफरेंस बता सकते हो कितना है दोनों में, पाई का फेज डिफरेंस है, दोनों के अंदर फेज डिफरेंस कितना है, पाई का। दोनों जो वेव हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस पाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक बात ये है कि अभी मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा है कि पाई के साथ इसको एडजस्ट किया मैंने, लेकिन पाई से आगे बढ़ के हो सकता है कि 5 पाई या 8 पाई या 9 पाई या 10 पाई पे भी कुछ ऐसी वैल्यू आएंगी जिससे भी एडजस्ट हो सकता है। हो सकता है ना, पाई की बहुत सारी वैल्यू ऐसी होती है जिन पे एडजस्ट हो सकता है, वही वैल्यू दे सकता है। ठीक है ना, तो सपोज मेरे पास एक तो वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली कि पाई के लिए एडजस्ट किया इसको, ताकि वो सेम अपन को पैटर्न दे रहा है ऊपर वाला। हो सकता है कि कुछ वैल्यू आगे जाके और मिले ऐसी, हो सकता है 5 पाई वैल्यू मिले ऐसी, हो सकता है अपन को 9 पाई वैल्यू मिले आगे जाके ऐसी। बात समझ रहे हो कि इस वाले पैटर्न से ऊपर वाला मिल सकता है। अगर सपोज 5 पाई माइनस ऐसा कुछ करता हूँ तो भी मान लो ऊपर वाला पैटर्न मिल सकता है, यानी पॉसिबल वैल्यू तो ये भी हो सकती है फिर। लेकिन आपको कौन कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है, आपको वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनके लिए कॉज डेल्टा फाई, कॉस डेल्टा फाई, डेल्टा फाई का मतलब अगर कॉस पाई की बात करूँ तो डेल्टा फाई की वैल्यू पाई, अगर 5 पाई की बात करूँ तो डेल्टा फाई की वैल्यू 5 पाई, अगर 9 पाई की बात करूँ तो डेल्टा फाई की वैल्यू 9 पाई। सपोज ये बहुत सारी वैल्यू आपको मिल रही है, आपको कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है उनमें से। सपोज ऑप्शन में अगर एक ही दिया है कि भाई पाई के लिए बोल रहा है तब तो एक ही ऑप्शन, कई बार ऑप्शन मान लो ऐसे दे दे कि 3-4 वैल्यू दे दे, पाई तो सब में देगा, हो सकता है आगे की कुछ वैल्यूज़ और दे। आपको क्या करना है वहाँ चेक करने के लिए, आपको कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, सपोज कॉस डेल्टा फाई की वैल्यू इससे कितनी आएगी, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो ऐसी जितनी भी आपको वैल्यूज़ मिलेंगी डेल्टा फाई की, उनमें से आपको केवल वही वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो क्या देगी, -1 वैल्यू देगी। बात समझ रहे हो, वैल्यू तो बहुत सारी मिलेंगी आपको, इसमें आपको कौन कौन सी वैल्यू सेलेक्ट करनी है जिनके लिए कॉस डेल्टा फाई का मान क्या होना चाहिए, -1 होना चाहिए। समझ रहे हो बात। हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछने जाते डायरेक्ट फेज डिफरेंस पूछता है, लेकिन फिर भी मान लो ऑप्शन ऐसे दे दे कि 3-4 एंगल दे दे उसमें, तो आपको फिर सेलेक्ट कौन कौन से एंगल करने होंगे जिनके लिए कॉस की वैल्यू फिक्स मिलनी चाहिए। जैसे यहाँ -1 मिल रही है ना, तो आगे ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है डेल्टा फाई की जिसके लिए कॉस की वैल्यू कितनी देनी चाहिए, -1। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है।
अब देखो एक एग्जांपल जो कि गेट के एग्जाम में पूछा था फेज डिफरेंस का। फोर्थ एग्जांपल जो गेट के अंदर पूछा हुआ है। देखो क्या था एग्जांपल, E1 इक्वल टू ई नोट एक्स कैप प्लस आयोटा वाई कैप ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। ये आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा था और आपसे क्या पूछा था कि फेज डिफरेंस बताइए। ठीक है, इसमें भी आपसे क्या पूछा है कि आप फेज डिफरेंस बताइए। इस तरह की इक्वेशन दे रखी थी और उसमें पूछा है कि फेज डिफरेंस बताइए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितने हैं बताओ आपके पास? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसने कंबाइन करके दे दिया, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड कितने अपने पास यहाँ पे 2 हैं। कैसे हैं देखो, सपोज पहला इसको ई मान लो, आप इसको क्या मान लो ई। ठीक है, तो बताओ एक इलेक्ट्रिक फील्ड तो आपको क्या दिया है E1 ई नोट और ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप। ठीक है, इसी तरह से दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है बताओ E2 ई नोट साथ में आयोटा भी है और ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। बताओ ये इलेक्ट्रिक फील्ड है दोनों। ठीक है, अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में आपको क्या निकालना है? फेज डिफरेंस निकालना है। तो अभी तो अपन देखकर आसानी से बता नहीं सकते कि कितना फेज डिफरेंस होगा, लेकिन देखो अगर इसको मैं ऐसा लिखूं, देखो आपको पता है ई की पावर आयोटा थीटा क्या होता है? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला जानते हो, बेसिक फॉर्मूला है। ई की पावर आयोटा थीटा कैसे लिखते हैं अपन? कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो अगर मैं थीटा की जगह π/2 पुट करता हूँ, ई की पावर आयोटा π/2, तो क्या वैल्यू आएगी बताओ मुझे? कॉस π/2 प्लस आयोटा साइन π/2, यही आएगी वैल्यू। ठीक है, बताओ कॉस π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 प्लस आयोटा साइन π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो यहाँ से अपने पास क्या रिजल्ट आएगा? आयोटा आएगा। इसका मतलब मैं आयोटा को ई की पावर आयोटा π/2 लिख सकता हूँ। आयोटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? ई की पावर आयोटा। एक बार लिखो मत, पहले एक बार समझ लो फिर लिख लेना। तो बताओ आयोटा की जगह मैं ये पुट कर सकता हूँ ई की पावर आयोटा π/2। तो फिर मैं E2 को कैसा लिख सकता हूँ? देखो E2 इक्वल टू ई नोट ई की पावर आयोटा π/2, ओके, ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप। ठीक है यहाँ तक। अब देखो दोनों को कंबाइन करके लिख लो, ई की पावर क्या आएगा? आयोटा तो कॉमन, अंदर क्या मिलेगा हमें? के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस π/2 और वाई कैप। तो आपके पास देखो एक इक्वेशन तो ये है E1 की, और E2 की इक्वेशन हमने थोड़ा सॉल्व करके ये वाली निकाल ली। अब आसानी से बताओ फेज डिफरेंस बता सकते हो दोनों में? सेम मैनर की देखो, दोनों का एम्पलीट्यूड ई नोट ई की पावर आयोटा, यहाँ पे क्या टर्म आ रही है? के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस π/2, वहाँ क्या मिल रहा है हमें? के जेड माइनस ओमेगा टी। तो बताओ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है? π/2 का। देखो ना यहाँ के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस π/2 है और वहाँ क्या है अपने पास? के जेड माइनस ओमेगा टी। तो बताओ दोनों के बीच में फेज डिफरेंस कितना है फिर? π/2 का फेज डिफरेंस। ठीक है, तो बताओ डेल्टा फाई यानी फेज डिफरेंस जो आएगा दोनों के बीच में वो कितना आएगा? डायरेक्शन मैटर नहीं करेगी यहाँ पे, ये डायरेक्शन तो वाइब्रेशन की डायरेक्शन है केवल। इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक्स कैप में हो रहा है और जो दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका वाइब्रेशन कौन सी में हो रहा है? वाई कैप में। डजेंट मैटर वाइब्रेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन क्या है, हमें केवल किस पे फोकस करना है? फेज के ऊपर। ठीक है, तो फेज डिफरेंस दोनों के बीच में कितना आएगा? π/2 लिखो।
देखो इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो देखो। E इक्वल टू ई नॉट एक्स कैप माइनस वाई कैप, एक्स कैप माइनस वाई कैप, ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी, ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी। इसमें भी आपको फेज डिफरेंस बताना है, बताओ फेज डिफरेंस की वैल्यू। फेज डिफरेंस कितना आएगा? पाई आएगा। जीरो तो तब आता था प्लस साइन होता दोनों के बीच में, ठीक है। देखो कैसे, इक्वेशन क्या लिखोगे आप, E1 इक्वल टू ई नॉट, ठीक है, ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी एक्स कैप, और E2 की इक्वेशन क्या लिखोगे, माइनस साइन आएगा ई नोट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी और वाई कैप, ठीक है। इतना अभी माइनस जो है इसको एडजस्ट करना है आपको, तो कैसे करोगे, देखो अभी मैंने आपको बताया था ई की पावर आयोटा पाई की वैल्यू अगर लिखूँ मैं तो क्या आएगा मुझे बताओ, कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई, ऐसा लिख सकते हैं। अच्छा बताओ कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, -1, प्लस आयोटा साइन पाई की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बताओ, -1 आएगी। इसका मतलब मैं इस माइनस की जगह ई की पावर आयोटा पाई लिख सकता हूँ, तो क्या लिखूँगा फिर देखो, ई नॉट ई टू द पावर आयोटा पाई इंटू ई टू द पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी वाई कैप, ठीक है। अब इसको देखो कंबाइन करके लिखेंगे, ई नॉट ई की पावर आयोटा के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई और वाई कैप, ये E2 की इक्वेशन आ गई अपने पास। अब देखो सेम फॉर्मेट में इक्वेशन है E1 और E2, ठीक है। तो दोनों के बीच में देखो फेज डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे पाई का फेज डिफरेंस आ रहा है, तो डेल्टा फाई की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, पाई, फेज डिफरेंस की वैल्यू पाई के बराबर। तो आसानी से फेज डिफरेंस निकाल सकते हो आप, ठीक है ना। कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड देगा आपको, सेम मैनर में उनको रखना है आपको, के जेड माइनस ओमेगा टी है तो के जेड माइनस ओमेगा टी बनाना है, ओमेगा टी माइनस के जेड में है तो ओमेगा टी माइनस के जेड में। उसके बाद में फिर आप देख लोगे कि दोनों जो वेव आपको दे रखी है उनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है, सिंपली उनका माइनस करके निकाल देना है, ठीक है। तो अब आगे थोड़ा अपन चलते हैं वेव फ्रंट के बारे में, कुछ बेसिक डेफिनेशन है वो मैं लिखवा दूंगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले वेव फ्रंट देखो, वेव फ्रंट, वेव फ्रंट देखो, वेव फ्रंट क्या है, सपोज अपने पास कोई पॉइंट सोर्स है इस तरह का, ये अपने पास क्या है, पॉइंट सोर्स है। पॉइंट सोर्स का मतलब क्या है कि इस सोर्स से हर एक डायरेक्शन के अंदर वेव आगे बढ़ सकती है, ऊपर भी बढ़ सकती है, नीचे भी बढ़ सकती है, जितनी भी डायरेक्शन पॉसिबल है उन सभी पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर जो है वेव आगे प्रोपोगेट कर सकती है इस पॉइंट सोर्स से, ठीक है। सपोज इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जो है वेव इस तरह से कुछ प्रोपोगेट कर रही है हर एक डायरेक्शन के अंदर, ठीक है। यानी कि इस वाले पॉइंट सोर्स से ये जितने भी मैंने एरो बनाए हैं उन सभी एरो पर जो पॉइंट होंगे, ठीक है, ये इन सभी का जो फेज होगा ना, फेज वो कैसा होगा, एकदम
इक्वल फेज होगा। पॉइंट सोर्स से हर एक पॉसिबल डायरेक्शंस के अंदर इक्वल डिस्टेंस के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे उन सभी पॉइंट्स के लिए जो फेज की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इक्वल होगी। अगर मैं क्या करूं, इन सभी पॉइंट का क्या कर दूं, लोकस ले लूं। लोकस लेने का मतलब इन सारे पॉइंट को मैं आपस में क्या कर दूं, मिला दूं। ठीक है, तो मिला दूंगा तो कुछ इस तरह से। ठीक है, तो अभी तो मैं 2D के अंदर बना रहा हूँ, ये 2D नहीं है बल्कि ये हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर वेव जा रही है इस तरह से, हर एक पॉसिबल डायरेक्शन के अंदर। तो बताओ सारे पॉइंट्स का अगर मैं लोकस ले लूँगा, इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट हैं पॉइंट सोर्स से, उन सारे पॉइंट को आपस में जॉइंट कर दूँ, मिला दूँ, उन सबका लोकस ले लूँ, तो कौन सी शेप निकल के आएगी अपने पास, स्फीयर की शेप निकल के आएगी। अभी सर्कल लग रही है क्योंकि 2D के अंदर बनाया मैंने, तो कौन सा शेप निकल के आएगी अपने पास, स्फीयर की। इसका मतलब ये है कि जो पॉइंट सोर्स होता है वो कौन सा वेव फ्रंट जनरेट करता है, स्फेरिकल वेव फ्रंट जनरेट करता है। ठीक है, ये अपन ने किसकी बात की अभी, पॉइंट सोर्स की। तो पॉइंट सोर्स जो होगा, पॉइंट सोर्स वो कौन सा वेव फ्रंट जनरेट करेगा, स्फेरिकल वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट। ये बात समझ में आ गई आपको। ध्यान क्या रखनी है कि स्फेरिकल वेव फ्रंट जो होगा, उस स्फेरिकल वेव फ्रंट पे जितने भी पॉइंट होंगे, बताओ उन सभी पॉइंट का जो फेज होगा वो सेम होगा या अलग अलग होगा, सेम होगा। यही तो मैंने बताया अभी आपको, जितने भी पॉइंट होंगे वेव फ्रंट के ऊपर वो सारे जो उनका फेज होगा वो कैसा होगा, इक्वल फेज होगा, उनमें कोई फेज डिफरेंस नहीं होगा। बात समझ में आ गई। और पॉइंट सोर्स जो है वो कौन सा वेव फ्रंट तैयार करके देगा, हमें स्फेरिकल वेव फ्रंट देगा। इसी तरह से जब अपन आगे पढ़ेंगे ना, तो एक जो है, जैसे हमने ट्यूबलाइट देखी इस तरह से, जैसे लाइन सोर्स मान लेता हूँ उसको, लाइन सोर्स है ये, तो लाइन सोर्स जो होगा ना वो कौन सा वेव फ्रंट निकालता है, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। लाइन सोर्स जो होगा वो कौन सा वेव फ्रंट निकालेगा, आप कल्पना भी कर सकते हो, इसकी इमेज कर सकते हो। जैसे सपोज अपने पास क्या है, ये लाइन सोर्स है, तो लाइन सोर्स से इक्वल डिस्टेंस पे आप एरो बना लो, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस के ऊपर, और उन सभी पॉइंट का लोकस ले लो, तो बताओ कौन सी शेप निकल के आएगी आपके पास, सिलेंड्रिकल शेप निकल के आएगी। बात समझ में आ गई। और उस सिलेंड्रिकल शेप में भी जितने भी पॉइंट होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट होंगे उस सिलेंड्रिकल शेप में, उन सभी के बीच में भी बताओ फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 0 रहेगा, मतलब वो सेम फेज में होंगे सभी। बात समझ में आ गई। तो ये मैंने आपको किसके लिए बताया, पॉइंट सोर्स के लिए। ये मैंने किसके लिए बताया कि सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट बनेगा जब अपने पास कैसा सोर्स हो, कोई लाइन सोर्स हो। ठीक है, और अपने पास अगर इस तरह का, जैसे ये आपको दिख रही है ये लाइट, ये बताओ कौन सा वेव फ्रंट निकाल रही है, ये निकाल रही है प्लेन वेव फ्रंट। प्लेन वेव फ्रंट कौन सा वेव फ्रंट निकाल रही है, प्लेन वेव फ्रंट। अभी तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे अपन अलग अलग। ठीक है, तो पॉइंट सोर्स जो है वो कौन सा वेव फ्रंट निकालता है, स्फेरिकल। इसी तरह से जो लाइन सोर्स होगा उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट होगा वो सिलेंड्रिकल, और जो प्लेन वेव जो होगी उसके करस्पॉन्डिंग जो वेव फ्रंट होगा वो क्या होगा, प्लेन वेव फ्रंट होगा। बात समझ में आ गई। तो इसकी डेफिनेशन लिख लो एक बार वेव फ्रंट की। लिखो, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट, इट इज लोकस ऑफ द पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, vibrating in same phase, that is phi equal to kz minus omega t plus del equal to constant। यानी वेव फ्रंट के हर एक पॉइंट पे जो फेज होगा वो कैसा होगा, इक्वल या कांस्टेंट होगा। ठीक है, नीचे लिखो, वेव फ्रंट सिग्निफाई द नेचर ऑफ लाइट सोर्स, वेव फ्रंट signify the nature of light source, wave front signify the nature of light source। ठीक है,
नीचे लिख भी सकते हो आप, पॉइंट सोर्स क्रिएट स्फेरिकल वेव फ्रंट, पॉइंट सोर्स क्रिएट स्फेरिकल वेव फ्रंट, लाइन सोर्स क्रिएट cylindrical wave front, plane source create plane wave front, ठीक है। नेक्स्ट देखो वेवलेंथ, वेवलेंथ के बारे में आपको पता होगा, ठीक है। सपोज अपने पास कुछ इस तरह की वेव है जो जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है। ये वेव है अपने पास जो जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। तो ये तो अपने पास पूरी की पूरी वेव है जो इन्फाइनाइट तक प्रोपोगेट कर रही है। तो इसकी जो मैं स्मॉलेस्ट यूनिट लूँगा, इस पूरी वेव की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब ये मान सकते हो आप, जैसे ये इस वेव की क्या है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट है, यानी इस पोर्शन के बाद में वेव खुद को वापस रिपीट कर रही है, ठीक है। तो जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेव जो होगी, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेव, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेवलेट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेव जो होती है उसे हम क्या बोलते हैं, वेवलेट। यानी ये आपके पास क्या है, एक वेवलेट है, वेवलेट ब्रैकेट में लिख सकते हो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेव, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेव। इसको वेवलेट या वेवलेंथ भी बोल सकते हैं। वेवलेट को ही क्या बोलते हैं अपन, वेवलेंथ। यानी इसकी वैल्यू जो होती है वो किसकी इक्वल होती है, लैम्डा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो वेव है वो तो एक तरह से क्या है, अपनी पूरी ट्रेन है। ट्रेन होती है ना, बोगियों से मिलकर बनी होती है, बहुत सारी बोगियाँ होती है। तो पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो तो एक तरह की क्या है, अपने पास वेव है। और उस पूरी की पूरी ट्रेन में से एक बोगी में निकाल दूँ बाहर, तो वो एक बोगी जो होगी ना, वो क्या कहलाएगी, वेवलेंथ या वेवलेट कहलाएगी। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेट। बात समझ में आ गई, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, क्या मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस है उसी को वेव लेंथ या वेवलेट बोल सकता हूँ, या फिर अगर मैं कहूँ आपसे कि ये वाला जो पोर्शन है, ये क्या इसको वेवलेट या वेवलेंथ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं। ध्यान रखना, वेवलेंथ या वेवलेट जब भी आप बोलोगे तो जो इनिशियल और जो फाइनल पॉइंट है, ये वाला पॉइंट और जो ये वाला पॉइंट है, ये मैटर नहीं करता कि आप यहाँ से मेजर कर रहे हो या यहाँ से मेजर कर रहे हो, वो उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होनी चाहिए। इसको आप बोल सकते हो ऐसे कि जैसे स्टार्टिंग पॉइंट और जो फाइनल पॉइंट है उसमें बेसिक जो ध्यान रखना है आपको, वो क्या रखना है कि जो दोनों पॉइंट है ना, ये वाले पॉइंट, ये दोनों कैसे होने चाहिए, सेम फेज के अंदर होने चाहिए। दोनों का जो फेज होना चाहिए ना, फेज, वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फेज कितना है और यहाँ पे फेज कितना है। बताओ यहाँ पे फेज कितना है, यानी ये मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे भी फेज जो है मैक्सिमम पॉइंट पे जा रहा है। इसी तरह से इसका फेज देखोगे और इस वाले पॉइंट का फेज देखोगे, बताओ दोनों पॉइंट का फेज बिल्कुल सेम है, ठीक है। तब भी अपन इसको क्या बोल सकते हैं, वेवलेट बोल सकते हैं। तो ध्यान रखने वाली क्या बात क्या है कि जो मिनिमम सेपरेशन आप ले रहे हो वेवलेट का, उसमें जो स्टार्टिंग और जो फाइनल पॉइंट है उनका जो फेज होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सेम होना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो
लिख लो इसमें मिनिमम स्पेशियल सेपरेशन, मिनिमम स्पेशियल सेपरेशन, मिनिमम स्पेशियल सेपरेशन, minimum spatial separation between same phase, between same phase, between same phase is called wavelength, is called wavelength, is called wavelength. समझ में आ गई बात? ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ वेव इज कॉल्ड वेवलेट या वेवलेंथ। नेक्स्ट देखो वेव नंबर, नेक्स्ट है आपके पास वेव नंबर। वेव नंबर, वेव नंबर क्या है देखो, it is number of complete wavelet, it is number of complete wavelet per unit length, per unit length, it is number of complete wavelet per unit length। कहने का मतलब क्या है, सपोज कोई वेव है आपके पास इस तरह से, ये कोई वेव है आपके पास, ठीक है, तो मुझे बताओ इस वेव के अंदर जो नंबर ऑफ वेवलेट है, नंबर ऑफ वेवलेट वो कितना है, नंबर ऑफ वेवलेट कितने हैं, 1 है नंबर ऑफ वेवलेट, एक ही तो बोगी है ये पूरे ट्रेन की, जैसे अभी आपको यहाँ बताया था ना मैंने, यहाँ नंबर ऑफ वेवलेट कितना था, यहाँ से यहाँ तक 1 था, क्योंकि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसी को अपन क्या बोलते हैं, वेवलेट बोलते हैं। तो यहाँ पे एक ही यूनिट अपन को दे रखी है, तो मतलब यहाँ नंबर ऑफ वेवलेट कितना है बताओ, 1 है, नंबर ऑफ वेवलेट कितना है 1, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है बताओ, लैम्बडा, क्योंकि वेवलेंथ के बराबर ही तो है ये स्मॉलेस्ट यूनिट, यानी लेंथ कितनी है यहाँ से यहाँ तक इसकी, लैम्बडा। तो मैंने डेफिनेशन क्या दी है बताओ वेव नंबर की, इट इज़ नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेट पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेट पर यूनिट लेंथ। तो नंबर ऑफ कंप्लीट वेवलेट तो बताओ कितने हैं, 1, पर यूनिट लेंथ का मतलब लेंथ का भाग लगाना है आपको, लेंथ कितनी है बताओ, लैम्बडा। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, वेव नंबर के। तो के का फॉर्मूला क्या आएगा, 1/λ। यूनिट क्या आएगी बताओ इसकी, यूनिट लैम्बडा की यूनिट क्या होती है, मीटर, तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, मीटर इनवर्स। ठीक है, लिखो मीटर इनवर्स इसकी यूनिट आ जाएगी। ध्यान रखना जो वेव नंबर है ना, इसको कुछ स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उसके अंदर इसको इस नाम से और लिखा जाता है, स्पेशल फ्रीक्वेंसी, स्पेशल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कभी कभी ये नाम भी मिल सकता है, स्पेशल फ्रीक्वेंसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो एंगुलर वेव नंबर। एंगुलर वेव नंबर, एंगुलर वेव नंबर, तो देखो एंगुलर वेव नंबर है ना, इसको मैं कैपिटल के से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, एंगुलर वेव नंबर कैपिटल के। तो कैपिटल के क्या होगा, सिंपली आपको 2 पाई से मल्टीप्लाई करना है, किसको मल्टीप्लाई करना है, वेव नंबर को, वेव नंबर।
यानी कि जो अभी अपन ने वेव नंबर लिखा था k इक्वल टू 1/λ, इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो जो क्वांटिटी अपने पास निकल के आएगी उसको क्या बोलेंगे अपन, एंगुलर वेव नंबर। तो कैपिटल K क्या हो जाएगा, 2 इंटू वेव नंबर। तो यहाँ से मुझे बताओ कैपिटल K की वैल्यू क्या आएगी, 2 मल्टीप्लाइड बाई वेव नंबर यानी स्मॉल k, और इसकी वैल्यू कितनी है बताओ, 1/λ। तो इसका मतलब जो एंगुलर वेव नंबर आएगा k, वो कितना आएगा आपके पास, 2π/λ। लिखो एंगुलर वेव नंबर k इक्वल टू 2π/λ। इसकी यूनिट बताओ, ये 2π हमने लिखा है ना, ये रेडियन में है, ठीक है। तो इसकी यूनिट कितनी आएगी फिर, रेडियन पर मीटर, रेडियन पर मीटर। इसकी यूनिट आएगी रेडियन पर मीटर। नेक्स्ट देखो टाइम पीरियड, टाइम पीरियड टाइम पीरियड लिखो, मिनिमम टाइम इंटरवल इन विच वेव रिपीट इटसेल्फ, मिनिमम टाइम इंटरवल in which wave repeat itself, wave repeat itself is called time period। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी। ये तो समझाने की जरूरत नहीं है ना, टाइम पीरियड तो आप सब जानते हो, ठीक है ना। मिनिमम टाइम पीरियड है जिसमें कोई भी वेव अपने आप को उसके बाद में रिपीट करती है, वो टाइम पीरियड होता है। फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका मतलब फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखेंगे अपन, न्यू इक्वल टू 1/T, जहाँ T क्या है, टाइम पीरियड, और यूनिट इसकी लिखोगे तो क्या आएगी इसकी यूनिट, हर्ट्ज या 1/सेकेंड, ठीक है। यूनिट इसकी 1/सेकेंड या हर्ट्ज। ठीक है। इसी तरह से एक टर्म आती है अपने पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। जैसे अभी आपको मैंने बताया था ना, वेव नंबर लिखा था उसके बाद में एंगुलर वेव नंबर लिखा था, तो 2π से मल्टीप्लाई करके लिखा था। इसी तरह से फ्रीक्वेंसी से एंगुलर फ्रीक्वेंसी लिखना है तो क्या करेंगे, 2π से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी आएगी बताओ आपके पास, 2π/T, ठीक है ना। इसको रिप्रेजेंट कर देंगे ओमेगा से, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इक्वल टू 2π/T। इसकी यूनिट लिख लोगे रेडियन पर सेकेंड, यूनिट रेडियन पर सेकेंड, और जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट एक तो हर्ट्ज होती है, या इसकी यूनिट आप सेकेंड इनवर्स भी लिख सकते हो, सेकेंड इनवर्स या हर्ट्ज। ठीक है। एक यहाँ पे वहाँ अगर जगह हो तो वहाँ लिख लो, नहीं तो एक पॉइंट यहाँ लिख सकते हो, जहाँ आपने वेव फ्रंट के बारे में लिखा था ना, वहाँ पे एक पॉइंट डाल के लिख लेना, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव वेव फ्रंट,
सेपरेशन बिटवीन, वहाँ नोट डाल के लिख लो एक पॉइंट, सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव वेव फ्रंट इज लैम्बडा। सेपरेशन बिटवीन सक्सेसिव वेव फ्रंट इज लैम्बडा, मतलब दो लगातार जो वेव फ्रंट होंगे ना, उनके बीच का जो सेपरेशन होगा वो किसके इक्वल होता है? लैम्बडा के इक्वल। नेक्स्ट देखो प्लेन वेव, नेक्स्ट लिखो प्लेन वेव। अभी तक जो अपन ने प्लेन वेव का इक्वेशन लिखा था ना, काफ़ी जगह काम में लिया है। वो प्लेन वेव का इक्वेशन जो लिखा था वो अभी अपन 1D के अंदर लिख रहे थे। जैसे अपन लिख रहे थे ना E = E0 साइन के जेड माइनस ओमेगा टी या के एक्स माइनस ओमेगा टी, यानी वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? 1D प्लेन वेव के इक्वेशन को, क्योंकि उसमें एक ही डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे थे। अब अपन जो प्लेन वेव का इक्वेशन लिखेंगे वो किसके लिए लिखेंगे? 3D के लिए लिखेंगे, जिसमें एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन इंक्लूड होगी। तो वो इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव कैसे लिखेंगे? देखो, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव, इक्वेशन ऑफ प्लेन वेव इन थ्री डायमेंशनल। तो देखो इक्वेशन कैसे लिखेंगे E का, E = E0, ठीक है। वहाँ अभी अपन क्या लिख रहे थे? kx लिख रहे थे। अभी तक क्या लिख रहे थे अपन? kx माइनस ओमेगा टी। अब यहाँ क्या लिखना होगा हमें? देखो k r वेक्टर, ठीक है, क्योंकि इसमें तीनों डायरेक्शन इंक्लूड करनी है, इस वजह से हमने जो है आर वेक्टर लिखा है। आर वेक्टर के अंदर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप तीनों डायरेक्शन होती है, माइनस ओमेगा टी, ठीक है। और कोई फेज कांस्टेंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो। मैंने फेज कांस्टेंट 0 मान लिया, तो डेल की वैल्यू क्या हो गई? 0 हो गई, ठीक है। साथ में ऐसा भी लिख सकते हो एन कैप, ठीक है। और या इसको और अच्छे से लिखना चाहते हो तो साथ में इसकी पोजीशन और टाइम भी लिख लो, E = r, पोजीशन r है, टाइम कितना है? t, इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो ERT की वैल्यू क्या होगी? E0 k r माइनस ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है अपने साथ। अच्छा, यहाँ पे साइन का टर्म छूट गया ना, एक साइन भी तो आएगा साथ में। E0 साइन आता है ना, E0 के साथ साइन भी तो आता है। E0 साइन के आर माइनस ओमेगा टी एन कैप, ठीक है। अब देखो यहाँ प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ, ये साइन के साथ जो भी आर्गुमेंट होता है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगल को रिप्रेजेंट करता है ये तो। और एंगल बताओ स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है? एंगल तो स्केलर क्वांटिटी है, π/6, π/3, π/2, ये सब स्केलर क्वांटिटी है। अब स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी आ रही है, आर वेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे मैं k नहीं ले सकता, केवल एक k को मैं ले लूँगा, तो बताओ ये फिर मेरे को कौन सी क्वांटिटी दे देगा? वेक्टर क्वांटिटी दे देगा। भाई वेक्टर के साथ स्केलर का प्रोडक्ट मल्टीप्लाई कर दिया तब भी वो तो क्या देगा? वेक्टर ही देगा। और ये तो स्केलर है, लेकिन रिजल्टेंट तो क्या आ रहा है मेरे पास? वेक्टर आ रहा है ना। बताओ साइन का आर्गुमेंट वेक्टर हो सकता है क्या? वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकती ना, इसको तो स्केलर होना पड़ेगा। तो स्केलर करने के लिए फिर मुझे क्या करना पड़ेगा? k को k ना लेकर के बल्कि क्या लेना पड़ेगा? k वेक्टर, और दोनों के बीच में क्या लगाना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट। अब देखो a वेक्टर डॉट b वेक्टर हो गया, और a वेक्टर और b वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, वो स्केलर देता है हमेशा। इस वजह से k ना लेके बल्कि मैं क्या लूँगा? यहाँ पे k वेक्टर लूँगा। बात समझ में आ गई? और जो k वेक्टर है उसकी वैल्यू क्या होगी बताओ? k वेक्टर kx आई कैप प्लस ky j कैप प्लस kz k कैप, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं वेव वेक्टर। इसको अपन क्या बोलते हैं? वेव वेक्टर। इसी तरह से बताओ आर वेक्टर जो होगा उसकी वैल्यू क्या होगी? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। इसे हम क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। इसे क्या बोलते हैं हम? पोजीशन वेक्टर। बात समझ में आ गई?
तो ये अपने पास जो इक्वेशन है वो किसकी इक्वेशन है? 3D प्लेन वेव की इक्वेशन है। अभी तक जो बात कर रहे थे वो 1D प्लेन वेव की बात कर रहे थे। ठीक है यहाँ तक। आगे देखो इसी में अभी एन कैप क्या बताएगा? एन कैप, ये जो एन कैप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? जैसे अभी तक अपन वहाँ एक्स कैप लिखते थे या वाई कैप लिखते थे, तो वो किसको रिप्रेजेंट करता था? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को रिप्रेजेंट कर रहा था, कि जिस डायरेक्शन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो प्रोपोगेट कर रहा है या वाइब्रेट कर रहा है। अब यहाँ पे एन कैप लिखा है, तो एन कैप किसको रिप्रेजेंट करेगा? वही डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो एन कैप क्या लिख सकते हो? डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन, डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको एक तरह से अपन और डिफाइन कर सकते हैं, इसको ये भी बोल सकते हैं अपन डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। क्या बोल सकते हैं इसको? ध्यान रखना कभी कभी ये नहीं देता है आपको डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं देगा, बल्कि क्या दे देगा? डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। तो उसका मीनिंग भी वही है, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन। डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन, इक्वेशन ऑफ। ठीक है, नेक्स्ट देखो वेव वेक्टर। अभी मैंने आपको बताया था ना वेव वेक्टर के, वेव वेक्टर। वेव वेक्टर क्या बताया था अभी मैंने आपको? ये बताया था ना कैपिटल के वेक्टर, इसको अपन क्या बोलते हैं? वेव वेक्टर बोलते हैं। के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। तो ध्यान रखना जो वेव वेक्टर की जो डायरेक्शन होती है ना, वो किसकी डायरेक्शन के इक्वल होती है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। कहने का मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट कर रही है, सपोज वेव जो है वो एक्स डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है, तो बताओ जो वेव वेक्टर की डायरेक्शन होगी वो भी क्या होगी? एक्स कैप ही होगी। बात समझ में आ गई? के वेक्टर या वेव वेक्टर जो है वो किसकी डायरेक्शन को शो करता है? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव, यानी जिस डायरेक्शन के अंदर वेव प्रोपोगेट कर रही है वही डायरेक्शन किसकी होगी? वेव वेक्टर की डायरेक्शन होगी। तो ये बात लिख लो, के वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। के वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। के वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। ठीक है, अच्छा ये तो मैंने के वेक्टर की बात की। अगर सपोज मैं के वेक्टर जो है इस के वेक्टर का मोड ले लूँ, यानी केवल के लिखूँ मैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड ले लूँ अगर इसका, तो ये जो मैग्नीट्यूड आएगा ना ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये रिप्रेजेंट करेगा, जब अभी अपन ने डेफिनेशन लिखी थी, आपने देखा हो तो एंगुलर वेव नंबर की डेफिनेशन लिखी थी ना, क्या लिखी थी? के इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्बडा। तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा बताओ? एंगुलर वेव नंबर। देखो अभी लिखा है एंगुलर वेव नंबर, वही लिखा है ना कैपिटल के, यानी वेव वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? एंगुलर वेव नंबर को, 2 पाई बाई लैम्बडा को। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगी? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव। देखो सपोज अपने पास कोई वेव है इस तरह से जो जेड डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है, ये कोई वेव है जो कौन सी डायरेक्शन के अंदर प्रोपोगेट कर रही है? जेड डायरेक्शन के अंदर। ठीक है, इसका कोई पर्टिकुलर पॉइंट ले लेता हूँ मैं और वहाँ पे मैं एक वेव फ्रंट ड्रॉ करता हूँ इस तरह से।
ये मैंने मान लिया ये कौन सी पोजीशन है, z इक्वल टू z0 कोई पोजीशन है, समझ रहे हो। जैसे वेव जो है इस डायरेक्शन में आगे प्रोपोगेट कर रही है, उसका कोई भी एक पॉइंट ले लिया मैंने और वहाँ पे मैंने इस तरह का वेव फ्रंट बना दिया, कौन सा, प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट वहाँ बना दिया, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ठीक है। तो मुझे ये बात बताओ, ये जो प्लेन वेव फ्रंट होगा, इस प्लेन वेव फ्रंट पे जो फेज कांस्टेंट होगा फाई, वो हर एक पॉइंट पे अलग अलग होगा या सेम होगा, सेम होगा, क्योंकि ये वेव फ्रंट इस तरह से बनाया मैंने, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बना दिया z इक्वल टू z0 पे। और मैंने आपको बताया था ना, वेव के किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे तो जो फेज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है। और एक बात और बताई थी वेव फ्रंट के अंदर, वेव फ्रंट में जितने भी पॉइंट होते हैं, लोकस के जितने भी पॉइंट होते हैं, उन सभी का बताओ फेज कांस्टेंट क्या होता है, सेम होता है। ये बात लिखवाई थी मैंने आपको अभी जो वेव फ्रंट की डेफिनेशंस लिखवाई थी, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने प्लेन वेव फ्रंट बनाया है, इन प्लेन वेव फ्रंट के जितने भी पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट पे बताओ फेज की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, ठीक बात है। ध्यान रखना, ये जो मैंने प्लेन वेव फ्रंट बनाया है ना, इस प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन है, इस प्लेन वेव फ्रंट के जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा, के वेक्टर की डायरेक्शन को, या बोल सकते हैं प्रोपोगेशन ऑफ वेव की डायरेक्शन को। दोनों की डायरेक्शन सेम ही तो होती है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी ना, ये वाली डायरेक्शन, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो किसकी डायरेक्शन को शो करेगा बताओ, के की डायरेक्शन को। ऊपर लिखवाया था ना अभी, इसकी डायरेक्शन को शो करेगा। कौन, इस पे मैंने प्लेन वेव फ्रंट बना दिया, प्लेन वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो किसकी डायरेक्शन होगी, के की डायरेक्शन होगी। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखो एक बात, आपको पता है कि फाई की वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है बताओ, के जेड माइनस ओमेगा टी प्लस डेल, इस तरह से कुछ होती है फाई की वैल्यू, ठीक है। अगर वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो, एक बार लिखो मत, समझ लो एक बार, वेव जो है अगर जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रही है तो उसके लिए फाई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है। अब मैंने जो वेव फ्रंट बनाया है यहाँ पे, प्लेन वेव फ्रंट, उन सभी पॉइंट पे बताओ फाई की वैल्यू यही रहेगी या अलग अलग हो जाएगी, यही रहेगी इन सभी पॉइंट पे, ठीक है। अच्छा अब देखो, अगर मैं ग्रेडियंट फाई की वैल्यू निकालूँ, ग्रेडियंट फाई, तो ग्रेडियंट फाई की वैल्यू कितनी आएगी बताओ, के इक्वल आएगी। ग्रेडियंट फाई कैसे निकालते हो, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल, अब यहाँ पे केवल जेड की टर्म आ रही है, एक्स वाई की तो कोई टर्म है ही नहीं, तो जेड के सापेक्ष क्या हो जाएगा, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, जेड का तो 1 हो जाएगा, के मिल जाएगा केवल, टी और इसके सापेक्ष तो कोई डिफ्रेंशिएशन है ही नहीं, तो 0 हो जाएगा। यानी डेल फाई की जो वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल आएगी बताओ मेरे पास, के इक्वल आएगी। अच्छा अब मुझे बताओ, डेल फाई अगर करते हैं तो स्केलर क्वांटिटी मिलती है या वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, सोच के बताओ। डेल को फाई से प्रोडक्ट, इसको छोड़ दो, केवल मैं डेल फाई पूछ रहा हूँ। डेल फाई अगर मैं करूँगा, यानी किसी भी क्वांटिटी का अगर मैं ग्रेडियंट लेता हूँ तो स्केलर मिलता है या वेक्टर मिलता है, वेक्टर क्वांटिटी मिलती है। ध्यान रखना, किसी भी स्केलर का ग्रेडियंट निकालते हो तो हमेशा वेक्टर मिलता है, और किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस निकालते हो तो कौन सी क्वांटिटी मिलती है, स्केलर मिलती है, ठीक है। और वेक्टर का कर्ल निकालते हो तो भी कौन सी क्वांटिटी मिलती है, वेक्टर। ये ईएमटी में पढ़ा होगा आपने, बेसिक होता है ये तो, ठीक है। नहीं भी पता तो देखो, सपोज फाई आपके पास ये है तो, और डेल की वैल्यू क्या होती है आपके पास, आई कैप डेल बाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई प्लस के कैप डेल बाई, ये तो पता होगा आपको डेल की वैल्यू होती है, और साथ में फाई लगा दिया। फाई तो क्या है, कोई स्केलर है। तो मुझे बताओ, फाई जब इसके साथ आएगा तो डिफ्रेंशिएशन कर देंगे इसका, लेकिन बताओ साथ में आई कैप भी तो रहेगा, आई कैप थोड़ी कहीं जाएगा, आई कैप इसके साथ में ही रहेगा। फिर फाई को इधर लेके आओगे, जे कैप इसके साथ में रहेगा, फिर फाई को इधर लेके आओगे, के कैप इसके साथ में रहेगा। यानी आई जे के तो अवेलेबल रहेंगे ग्रेडियंट निकालने के बाद में भी, और जब आई जे के रहेंगे तो फिर अपन क्या बोलेंगे कि वो क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। बात समझ में आ गई। इसी तरह मैं यहाँ बोल रहा हूँ, अगर फाई की जगह तुम ये वैल्यू रख दो यहाँ पे, तो जेड के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष तो होगा नहीं, वाई के सापेक्ष भी नहीं होगा, केवल किसके रेस्पेक्ट में होगा डिफ्रेंशिएशन, जेड। जेड के रेस्पेक्ट में जेड का तो 1 हो जाएगा, केवल क्वांटिटी क्या मिलेगी मेरे को, के मिल जाएगी। बात समझ में आ गई। यानी ग्रेडियंट फाई निकालोगे तो बताओ वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, कितनी आएगी वैल्यू, के आएगी। लेकिन ये स्केलर नहीं मिलेगा, बल्कि कैसी क्वांटिटी मिलेगी, क्यों, क्योंकि हमको पता है कि स्केलर का जब ग्रेडियंट निकालते हैं तो वेक्टर मिलता है, इसलिए इसके ऊपर मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, एक वेक्टर भी लगाना पड़ेगा। एक बात और, जब किसी भी स्केलर क्वांटिटी का आप क्या निकालते हो, ग्रेडियंट निकालते हो, तो जो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी आती है उसकी डायरेक्शन क्या होती है,
उसकी डायरेक्शन क्या होती है, उस स्केलर क्वांटिटी या फिर उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है। सपोज जैसे आपके पास ये कोई प्लेन था, यहाँ पे फाई की वैल्यू कुछ थी, ठीक है, तो इसका जब आप ग्रेडियंट निकालोगे ना, तो जो ग्रेडियंट की वैल्यू आएगी या ग्रेडियंट की जो डायरेक्शन आएगी ना, वो प्लेन की हमेशा कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। बात समझ में आ गई। इस वजह से जो के की डायरेक्शन होगी ना, वो प्लेन के कैसी होगी, हमेशा परपेंडिकुलर होगी, क्योंकि ग्रेडियंट फाई किसके इक्वल आ रहा है, के वेक्टर के इक्वल, और इसकी डायरेक्शन प्लेन के परपेंडिकुलर होती है। तो बताओ के वेक्टर की जो डायरेक्शन होगी वो भी किसके परपेंडिकुलर होगी, प्लेन के परपेंडिकुलर होगी। तो ध्यान रख लेना, जब भी आपको कभी क्वेश्चन में बोलेगा ना कि के वेक्टर निकालो, बोलेगा क्वेश्चन में, या के वेक्टर का मॉडुलस निकालो, तो आपको सिंपली क्या करना है, ग्रेडियंट फाई निकालना है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, मैं करवाऊंगा अभी इसमें, ठीक है। तो ये सारी बेसिक थी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए वेव वेक्टर के लिए। अब क्या क्या लिखना है आपको मैं बता देता हूँ उसमें, ठीक है। अभी लिखा थोड़ी है आपने, ये लिख लिया आपने, के वेक्टर गिव्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव, उसके बाद में मापांक लिख लिया, मॉडुलस ऑफ के इज इक्वल टू एंगुलर वेव नंबर, ठीक है। डायग्राम बनाओ। बना लिया डायग्राम। नीचे लिखो, डायरेक्शन ऑफ वेव वेक्टर के वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेव वेक्टर is perpendicular to wave front, is perpendicular to wave front। नीचे लिखो, if phi equal to kz minus omega t plus del, if phi equal to kz minus omega t plus del, then gradient of phi equal to k vector, then gradient of phi equal to k vector, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी k वेक्टर बोलेगा ना तो आपको फाई देगा क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। कोई भी प्लेन वेव का इक्वेशन दे देगा, फाई दे देगा, और फाई देने के बाद में पूछेगा के वेक्टर बताओ, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, वहाँ पे ग्रेडियंट निकालना होगा फाई का। जैसे एक एग्जांपल देखो, लेट फाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, लेट फाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, represent a wave front, represent a wave front, represent a wave front, then find k vector lambda, k vector lambda and direction of propagation with x axis, direction of propagation
डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन विथ एक्स एक्सिस। ये 3 पैरामीटर हैं जो कैलकुलेट करने हैं। वेव फ्रंट आपको दे रखा है, वेव फ्रंट आपको दे रखा है। देखो पहले एक बात समझ लो, जो आपको वेव फ्रंट दे रखा है ना, वेव फ्रंट वो दे रखा है आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू सी, इस तरह का वेव फ्रंट दे रखा है। तो अगर इसको ड्रॉ करना चाहूँ मैं, इस वेव फ्रंट को, इस वेव फ्रंट को अगर ड्रॉ करना चाहूँ तो किस तरह से ड्रॉ करूँगा? इस तरह से करूँगा। देखो ये वेव फ्रंट है आपके पास, ये वेव फ्रंट है। समझ रहे हो कैसे बनाए? सपोज x की वैल्यू 1 है, y की वैल्यू 1 है, z की वैल्यू 1 है, यानी x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है ये? 1 पे। y को कहाँ कट कर रहा है? 1 पे। z को कहाँ कट कर रहा है? 1 पे। ठीक है, तो समझ पा रहे हो ये प्लेन किस तरह से रखा हुआ है? x पे 1, y पे 1 और z पे 1, इस तरह से रखा हुआ है ये प्लेन। x को 1 पे कट कर रहा है, y को 1 पे कट कर रहा है, और z एक्सिस को किस पे कट कर रहा है? 1 पे। इस तरह का वेव फ्रंट इस तरह से रखा हुआ है ये। ठीक है, अब मुझे बताओ जो वेव वेक्टर की डायरेक्शन होगी k की, वो डायरेक्शन कहाँ होगी? प्लेन के परपेंडिकुलर होती है, ये मैंने बता रखा है। यानी ये प्लेन रखा है तो इसके परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ नहीं कर सकता, ऐसे होगा वो। तो इसके जो डायरेक्शन होगी वो इस तरह से होगी, k वेक्टर की। बात समझ में आ गई? ये k वेक्टर की डायरेक्शन है। बस अब सिंपली क्या करना है आपको, मैंने बताया था जब भी आपको k वेक्टर निकालना हो क्वेश्चन के अंदर, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? ग्रेडियंट फाई निकालना पड़ेगा। फाई आपको दे रखा है तो ग्रेडियंट फाई निकालोगे आप। तो मुझे बताओ ग्रेडियंट फाई कैसे आएगा? आई कैप डेल बाई डेल एक्स, और फाई की वैल्यू क्या है आपके पास? एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस जे कैप डेल बाई डेल वाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, प्लस के कैप डेल बाई डेल जेड एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो बताओ यहाँ से ग्रेडियंट फाई कितना आएगा? इसका ओनली x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा, 1 हो जाएगा, y z के रेस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, ओनली आई कैप बचेगा। सेकेंड टर्म में ओनली क्या बचेगा? थर्ड टर्म में बचेगा k कैप। ये आ गया अपने पास ग्रेडियंट फाई, और जो ग्रेडियंट फाई आई है इसको अपन क्या बोलते हैं? k वेक्टर। यानी k वेक्टर की जो वैल्यू आ गई अपने पास वो आई कैप प्लस जे कैप प्लस k कैप, ये आ जाएगी। ठीक है, अभी रुको, अब बताओ सेकंड जो है वो क्या क्वांटिटी अपन को कैलकुलेट करनी है? लैम्बडा कैलकुलेट करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको? बताओ, ये बताया था कि जो वेव वेक्टर का जो मॉडुलस होता है k, वो किसको रिप्रेजेंट करता है? एंगुलर वेव नंबर को। और एंगुलर वेव नंबर का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था 2 पाई बाई लैम्बडा। ठीक है, तो यहाँ से बताओ लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी? 2 पाई बाई k आ जाएगी। कैलकुलेट कर सकते हो ना इसको, तो 2 पाई, और k मतलब k का मॉडुलस कितना आएगा? रूट 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इसका मतलब 2 पाई बाई रूट 3। ये वैल्यू किसकी आ जाएगी? लैम्बडा की। बात समझ में आ गई? आगे देखो, अब क्या पूछ रहा है आपसे नेक्स्ट? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन विद एक्स एक्सिस, यानी वेव के जो प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है ना वो कितनी होगी? किससे? एक्स एक्सिस से पूछ रहा है। कहने का मतलब क्या है? ये मैंने k वेक्टर की डायरेक्शन बनाई है ना अभी आपको, इस तरह से ये k वेक्टर की डायरेक्शन ये। ठीक है, यानी इस डायरेक्शन को मैं ये बोल सकता हूँ ये वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है।
बोल सकता हूँ, मैंने यही तो बताया था के वेक्टर क्या शो करता है, जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट करेगी उसी डायरेक्शन में के वेक्टर होगा, यानी ये वेव के प्रोपोगेशन की डायरेक्शन है कुछ इस तरह से। इसका मुझे क्या निकालना है, एंगल निकालना है, कौन सी एक्सिस से, एक्स एक्सिस से, यही निकालना है ना। तो देखो कैसे निकालेंगे, मैं तीनों निकाल के बता देता हूँ। इसने एक्स से पूछा है, हो सकता है आपसे वाई जेड से भी पूछ ले, तो मैं तीनों से बता देता हूँ। देखो सपोज इस तरह से अपने पास जो है ये एक्स डायरेक्शन है, ये वाई है और ये जेड डायरेक्शन है, ठीक है। और ये अपने पास वेव वेक्टर है के, इस तरह से, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि जो वेव वेक्टर के है वो एक्स से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और ये जो वाई एक्सिस है उससे कितना एंगल बना रहा है, बीटा एंगल बना रहा है, और जो ये वेव वेक्टर है वो जेड एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है, गामा। वेव वेक्टर के एक्स वाई और जेड एक्सिस से कौन कौन से एंगल बना रहा है, अल्फा बीटा और गामा एंगल बना रहा है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ जो के एक्स की वैल्यू होगी, के एक्स की वैल्यू वो कितनी होगी मुझे बताओ। अभी आपने ये देखा है ना के की वैल्यू क्या थी आपके पास, के वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप था, और स्टैंडर्ड रिजल्ट अपन के वेक्टर का क्या लिखते हैं बताओ, के एक्स आई कैप, के वाई जे कैप और के जेड, यही लिखते हैं। तो दोनों को अगर मैं कंपेयर करूं तो मुझे बताओ के एक्स की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, 1, के वाई की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, के जेड की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो बताओ यहाँ के एक्स की वैल्यू कितनी है, 1। इस तरह से मुझे ये बताओ के वाई की वैल्यू कितनी है यहाँ, और जो के जेड है आपके पास ये, इस के जेड की वैल्यू भी कितनी है। ये बात समझ में आ गई आपको। अब एक कोसाइन रूल पढ़ा होगा आपने, कोसाइन रूल क्या कहता है कि जो कॉस अल्फा होता है ना, उस कॉस अल्फा की वैल्यू होती है के एक्स अपॉन के एक्स अपॉन मोड के वेक्टर, ये क्या देगा आपको, कॉस अल्फा देगा, ठीक है। तो मुझे बताओ के एक्स की वैल्यू कितनी है, 1, और मॉडुलस ऑफ के आपने निकाला था अभी, मॉडुलस के कितना निकाला था आपने, √3 निकाला था। तो बताओ कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, तो बताओ अल्फा आएगा, अल्फा वो कितना आएगा, कॉस इनवर्स 1/√3। ये अपन से क्वेश्चन में पूछा था, डायरेक्शन हो गई ना, ये डायरेक्शन ऑफ वेव वेक्टर विद एक्स एक्सिस किसके इक्वल आएगी, कॉस इनवर्स 1/√3। अगर आपसे वाई के लिए पूछ लेता तो कॉस बीटा लिखते, फिर कॉस बीटा इक्वल टू के वाई डिवाइडेड बाई मॉडुलस ऑफ के, वो कितनी वैल्यू आती, सेम आ जाती 1/√3। कॉस गामा निकालते अगर जेड एक्सिस से डायरेक्शन पूछता, के जेड बटे मॉडुलस ऑफ के 1/√3 आ जाती। बात समझ में आ गई आप। तो ये एक्स के लिए पूछा था, इस वजह से एक्स के लिए अपन ने डायरेक्शन निकाल दी। हो जाएगा, ये नोट कर लो इसको। क्वेश्चन तो लिख लिया ना। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था जेएनयू के एग्जाम में। जेएनयू का एग्जाम होता है ना, एंट्रेंस एग्जाम, वो मैं करवाऊंगा अभी आपको, उसमें भी के वेक्टर पूछा था। हो गया यहाँ तक।
ये के वेक्टर समझ रहे हो नहीं, 3D के अंदर वेक्टर है ये, 2D के अंदर नहीं है। तो x पे प्रोजेक्शन लिया इसका तो kx की वैल्यू 1, फिर y पे प्रोजेक्शन लिया तो ky 1, z पे प्रोजेक्शन लिया तो kz 1। मतलब इसके कोऑर्डिनेट हैं 1 1 1। हो गया। अब देखो ऐसा ही एक क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, उसमें ये पूछा है कि इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय, इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय इक्वल टू ई नॉट साइन के एक्स कैप प्लस √3 के वाई कैप, के एक्स कैप प्लस √3 के वाई कैप माइनस ओमेगा टी एन कैप, माइनस ओमेगा टी एन कैप। ठीक है, फिर पूछ रहा है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, फाइंड डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन। और सेकंड पूछा है लैम्बडा, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, और सेकंड आपसे पूछा है लैम्बडा। ठीक है, देखो अभी जो इसने इक्वेशन दिया है ना ई का, वो बताओ 2D प्लेन वेव इक्वेशन है, 1D है या 3D प्लेन वेव इक्वेशन है? 2D का है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्स कैप डायरेक्शन दे रखी है, एक वाई कैप डायरेक्शन दे रखी है। ठीक है, इस वजह से कौन सा इक्वेशन दे रखा है? 2D प्लेन वेव का इक्वेशन दे रखा है। अब 2D प्लेन वेव का इक्वेशन दे रखा है तो इसको अगर मैं कंपेयर करूँ के वेक्टर इक्वल टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप, इससे कंपेयर करूँ अगर मैं, तो मुझे बताओ के एक्स की वैल्यू तो कितनी निकल के आएगी यहाँ से? के एक्स की वैल्यू के इक्वल है। कंफ्यूज मत होना कि ये के एक्स के कैसे हो गया, इसने खुद ने दे रखा है कि एक्स कैप के साथ जो कंपोनेंट है वो के है, एक्स कैप का मतलब आई कैप से है, तो यानी आई कैप के करस्पॉन्डिंग जो कंपोनेंट है के का वो कितना है? के है। इसका मतलब के एक्स की वैल्यू कितनी दी है इसने? के। मुझे बताओ के वाई की वैल्यू कितनी दी है इसने? √3 के दी है। के वाई की वैल्यू कितनी दी है इसने? √3 के दी है। ये बात समझ में आ गई? तो देखो अगर इसको मैं लिखना चाहूँ इस तरह से एक्स वाई डायरेक्शन के लिए एक्स वाई, तो मुझे बताओ के वेक्टर क्या होगा? कुछ इस तरह से होगा भाई, प्लेन इस तरह से होगा। अगर सपोज एक्स डायरेक्शन में जो है इक्वेशन दिया होता तो अपन कैसे रखते प्लेन को? इस तरह से कि भाई इसके डायरेक्शन कैसी हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी एक्स के अराउंड। अगर वाई में दिया होता तो ऐसे रखते प्लेन को, तो डायरेक्शन क्या हो जाती? परपेंडिकुलर वाई। अब की बार डायरेक्शन एक्स और वाई का मिक्सचर है क्योंकि 2D प्लेन वेव की इक्वेशन है, तो बताओ वेव फ्रंट जो है वो या प्लेन वेव जो है वो इस तरह से होना चाहिए। फिर उसकी डायरेक्शन कैसे लिखोगे? इस तरह से लिखोगे परपेंडिकुलर, यानी एक तरह से के कैप की डायरेक्शन ये होगी। बात समझ में आ गई? अच्छा, अब देखो ये के कैप की डायरेक्शन हो गई, तो मुझे बताओ अगर मैं इसके कंपोनेंट लिखना चाहूँ तो ये तो के एक्स हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में, और ये कंपोनेंट कौन सा हो जाएगा बताओ? के वाई। सपोज ये के वेक्टर जो है एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। मुझे बताओ के एक्स की वैल्यू कितनी दी है? के एक्स की वैल्यू कितनी है? के है। और के वाई की वैल्यू कितनी है बताओ? √3 के है।
इतना समझ में आया या नहीं आया मुझे बताओ, आ गया इतना? प्लेन वेव ऐसे रखता अगर एक ही डायरेक्शन की बात करता तो। अब की बार इसने 2D की बात की इसलिए इस तरह से डायरेक्शन रखी है मैंने, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, के वेक्टर इसके परपेंडिकुलर हो जाएगी, यानी के वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर हो गई। एक्स एक्सिस में के है, के एक्स की वैल्यू, वाई डायरेक्शन में के वाई की वैल्यू कितनी है, √3 के है। मैंने मान लिया कि एक्स डायरेक्शन से जो वेव वेक्टर है वो कितने एंगल पे है, थीटा एंगल पे है। अब हमसे पूछा क्या है, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, यानी के वेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है अपन को एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो मुझे बताओ एक्स एक्सिस से अगर डायरेक्शन निकालनी है तो मैं अगर ऐसा लिखूँ टेन थीटा लिखना चाहूँ तो बताओ टेन थीटा कितना आएगा, के वाई ओवर के एक्स आएगा, इतना ही आएगा। तो मुझे बताओ के वाई की वैल्यू कितनी है, √3 के है, और मुझे बताओ के एक्स की वैल्यू कितनी है, के है। तो के तो कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास कितना बचेगा, √3। तो मुझे बताओ यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी फिर, √3 मतलब π/3 या 60 डिग्री। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है वो एक्स एक्सिस से कितने डिग्री पर है, 60 डिग्री। बताओ ये समझ में आया नहीं आया? यही तो पूछा है इसने, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन, यानी के वेक्टर की डायरेक्शन पूछना चाह रहा है। तो वो एक्स एक्सिस से कितने डायरेक्शन पे है, 60 डिग्री पर है। वाई से निकालना चाहो तो 30 आ जाएगा, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 60 डिग्री आ गई। डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन इज 60। अच्छा सेकंड क्या पूछा है इसने, लैम्बडा कैसे निकालोगे? लैम्बडा तो सिंपल है बिल्कुल, अभी बताया था ना आपको, के इक्वल टू क्या होता है, 2π/λ। तो बताओ यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कितनी आएगी, 2π/k। लैम्बडा इक्वल टू 2π/k। और k का मॉडुलस कैसे निकालोगे, इसका मॉडुलस ऐसे निकाल लोगे ना, लैम्बडा इक्वल टू 2π √kx²। √kx² का मतलब कितना करोगे, k का स्क्वायर, और प्लस √ky² मतलब √3k का स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा आपके पास, 3k² ही आ जाएगा। √3 का स्क्वायर 3 होगा, k का स्क्वायर k²। तो अपने पास ये अपने पास 4k² आएगा, और 4k² का जब अंडर रूट निकालोगे तो कितना आएगा, 2k आएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी आपके पास, π/k आएगी। इसका मतलब जो लैम्बडा की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, π/k। तो इस तरह से सॉल्यूशन करना है आपको, समझ गए? ये क्वेश्चन लिखो, फिर एक होमवर्क देता हूँ मैं JNU के अंदर जो क्वेश्चन आया हुआ है। कहीं कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लेना तुरंत। हो गया? अब एक होमवर्क क्वेश्चन लिखो जो ट्राई करना आप। JNU में पूछा था। लेट v1 v2 v3 आर स्पीड ऑफ वेव। लेट v1 v2 v3 आर speed of wave in x y z axis, in x y z axis. What is k vector and k cap? What is k vector and k cap? ठीक है, और यहाँ लिख लो एज्यूम ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी।
एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एज्यूम ओमेगा इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। ठीक है, इसको ट्राई करना। मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ये फॉर्मूला काम में लेना पड़ेगा। इसमें ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ना आपने वेव वेलोसिटी का, ओमेगा बाई के। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, आगे अपन पढ़ेंगे। वेव वेलोसिटी का फॉर्मूला कितना होता है, ओमेगा बाई के। ठीक है, इस फॉर्मूले का यूज करके आपको फिर के या के कैप की वैल्यू निकालनी है। बात समझ में आ गई? ठीक है, ट्राई करना, होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर कल अपन इसको डिस्कस कर लेंगे। तो इतना ही रखते हैं आज। अब अपना लगभग जो बेसिक था वो कल का क्लास में और थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद फिर जो अपने मेन सिलेबस के अकॉर्डिंग जो टॉपिक है ना वो डिस्कस करना स्टार्ट करें। देखो ये समझना बहुत ज़रूरी थी, ये चीज़ें जितनी बता रहा हूँ ना मैं, ये बेसिक चीज़ें हैं सारी। ठीक है ना, लगती बहुत छोटी चीज़ें हैं लेकिन ये आगे जाके बहुत हर जगह काम में आएंगी। अभी अपन को फेज का मीनिंग ही नहीं पता होगा, कैसे फेज डिफरेंस निकालना होता है, कैसे इंटेंसिटी निकालनी होती है ना, कैसे कोई भी के वेक्टर या के दे रखा है और वैल्यू पूछी है, या कोई भी फाई की वैल्यू, वेव फ्रंट की वैल्यू दे रखी है, के निकालना है, लैम्डा निकालना है। ठीक है, उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन निकालनी है। ये सब बेसिक चीज़ें हैं, ये पता होनी चाहिए, क्यों ये सारी चीज़ें जो है आगे अपन जितने भी टॉपिक पढ़ेंगे ना कहीं उनसे रिलेट करेंगी या काम में आएंगी वहाँ पे। ठीक है, तो बताओ अभी तक जो भी अपन ने देखा उसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? आपको आ रहा है सब कुछ समझ में? जैसे जैसे बताया जा रहा है ना उनको रिवाइज जरूर करते जाना साथ साथ, क्योंकि रिवाइज नहीं करोगे तो जैसे 2-3 दिन बाद देखोगे तो फिर पीछे का भूल जाओगे आप लोग। ठीक है, तो क्लास में आने से पहले जितना भी पिछली क्लास में बताया गया उसको एक बार ज़रूर रिवाइज करके आना। ओके, ठीक।